हाय एवरीवन, आज का क्वेश्चन हमारा अल्टरनेटिंग करंट से रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन में यूज़ होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। आपके पास सर्किट में सीरीज एलआर सर्किट दे रखा है जिसको हमने एक्सटर्नल एसी सोर्स के साथ अटैच करके रखा है। अब हमें पता है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स में करंट एंड पोटेंशियल के बीच में फेज डिफरेंस जीरो होता है, जबकि प्योर इंडक्टिव सर्किट्स में पोटेंशियल करंट से लीड कर जाता है बाय फेज पाई बाय टू। ठीक है, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट्स द पोटेंशियल लीड्स द करंट बाय फेज पाई बाय टू। अब जो इंडक्टर है वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जिसे हम एक्सएल से कह शो करते हैं। ठीक है, एक्सएल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट और जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा एन के इक्वल। और जो आर होगा, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर टू द फ्लो ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो, इस सर्किट में नेट ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स में पोटेंशियल एंड करंट दोनों सेम फेज पर होते हैं, जबकि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट्स द पोटेंशियल लीड्स द करंट बाय फेज पाई बाय टू। प्योर इंडक्टिव सर्किट्स में पोटेंशियल करंट से लीड कर जाता है बाय फेज पाई बाय टू। अब देखो, पोटेंशियल्स की हम इफेक्टिव वैल्यू निकालना चाहते हैं। देखो, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो भी आउट ऑफ फेज होगा। ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर एंड पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर, इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी आउट ऑफ फेज होगा। ठीक है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा दोनों पोटेंशियल्स के क्रॉस। अब हम सर्किट में इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो इफेक्टिव वैल्यू वी इफेक्टिव होगा वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर की इक्वल। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, प्लस यहाँ पे cos 90 आएगा। cos 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 के इक्वल। cos 90 0 हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट आएगा इन दो वेक्टर्स का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो सेम रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है और आपको सर्किट में इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल मिल जाएगी जिसकी वैल्यू है वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर के इक्वल। तो इसी का यूज हम अपने क्वेश्चन में करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे ये है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल और ये है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। जितना करंट रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा उतना ही करंट इंडक्टर के थ्रू पास होगा, यानी कि अभी भी जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है वो करंट से लीड कर रहा है बाय फेज डिफरेंस फाई। तो इस ट्राइंगल से मैं tan फाई की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो tan फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर जो कि वी एल के इक्वल है एंड बेस इज वी आर। ठीक है, और रेजिस्टेंस की टर्म में यहाँ पे आएगा एक्सएल ओवर आर। राइट, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। द एसी सर्किट शोन हैज अ choke L and a resistor R. The potential difference across the resistance is 160 volt and that across choke is 120 volt। यानी कि VL आपके पास 120 वोल्ट के इक्वल दे रखा है एंड VR is 160 volt. Find the virtual value of applied voltage। हमसे VRMS की वैल्यू पूछी है। If the IRMS is 1 ampere, calculate total impedance of the circuit। अगर IRMS की वैल्यू 1 एम्पियर की इक्वल है, then you have to find the value of total resistance offered by this combination, जिसे हम Z से शो करते हैं। जो कॉम्बिनेशन है कि टोटल कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा करंट के लिए, जिसे हम Z से शो करते हैं, इम्पिडेंस जिसे हम कहते हैं। If the direct current be passed in the circuit, then what will be the potential difference in the circuit? Right. तो सबसे पहले हमें Z की वैल्यू चाहिए। तो Z हमें मिलेगा अगर मैं VRMS को डिवाइड कर दूं IRMS से। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे VRMS की वैल्यू निकालनी होगी। राइट, तो VRMS की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगी। V इफेक्टिव की वैल्यू मैं निकालना चाहूंगी। राइट, सो VRMS ये होता है VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर के इक्वल एंड VR इज 160 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर। राइट, तो ये बन जाएगा VRMS। अच्छा, यहाँ पे ज़ीरो है, इसको कॉमन लिया जा सकता है। 256 00 प्लस 144 00 00। ठीक है,
ये कॉमन लेके मैं स्क्वायर रूट से बाहर रख सकती हूँ ना, ये 100 आ गया, 256 प्लस 144, कॉमन लेके ये 10, 256 प्लस 144, तो ये आ रहा 400 के इक्वल, स्क्वायर रूट ऑफ 400। सो ये है VRMS की वैल्यू, और 400 यानी कि 20, तो ये बन जाएगा 200। ठीक है, 10 यहाँ पे है, इसका स्क्वायर रूट यानी कि 20, तो ये बनेगा 200। सो VRMS यानी कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल इज 200, राइट। VR की वैल्यू आपके पास 160 के इक्वल दे रखी थी, इसके क्रॉस पोटेंशियल 160 है, जबकि इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल 120 के इक्वल है। इन दोनों को हम सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि इनका जो एडिशन होगा वो वेक्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का। ठीक है, इन दोनों को सीधे सीधे ऐड करके हम टोटल पोटेंशियल की वैल्यू नहीं निकाल सकते सर्किट में। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, क्योंकि इन दोनों पोटेंशियल्स के बीच में फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का, और जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आ रहा है वो 200 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अगर आप सीधे सीधे ऐड करते तो यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल 280 आता, जो कि गलत है। अगर हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होता तो आप सीधे सीधे ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इंडक्टर लगा है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एडिशन इनका नहीं कर सकते, और जो हमारा इफेक्टिव वैल्यू आ रहा है पोटेंशियल का वो 200 के इक्वल आ रहा है। अब देखो बेटा, हमसे Z की वैल्यू पूछी है, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है टोटल कितना रेजिस्टेंस शो करेगा टू द फ्लो ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हमें पता है VIR के इक्वल होता है, अगर पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया जाए करंट से तो उससे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाती है। यानी कि अगर VRMS को डिवाइड कर दिया जाए RMS से तो उससे मुझे टोटल इम्पिडेंस की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि जो सर्किट है ये टोटल रेजिस्टेंस कितना ऑफर करेगा। तो VRMS इज 200 and IRMS is 1. So total resistance offered by the combination to the flow of the alternating current is 200 ohm. यानी कि जो कॉम्बिनेशन है ये टोटल इतना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा करंट के लिए। ठीक, अब देखो बच्चे, लास्ट में आपसे बोला गया है calculate the total impedance. Okay, if direct current be passed in the circuit, then what will be potential difference in the circuit? यहाँ पे हमने अभी AC लगा रखी थी। ठीक है, जब हमने AC यूज किया तो टोटल जो V इफेक्टिव है वो 200 के इक्वल है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 200 के इक्वल है। अगर इस AC की जगह पे मैं डायरेक्ट करंट का यूज करती, ठीक है, AC क्या हो रही है, चेंज हो रही है, AC चेंज हो रही है, इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, या फिर कितने फ्रीक्वेंसी से जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट करंट क्या है, डायरेक्ट करंट चेंजिंग नहीं होती है, डायरेक्ट करंट एक यूनिडायरेक्शनल करंट है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ये फ्लो करती जाएगी। ठीक है, तो फॉर DC ओमेगा विल बी 0, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2πf, फ्रीक्वेंसी नहीं है ना, डायरेक्ट करंट AC की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन डायरेक्ट करंट की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो डायरेक्ट करंट के लिए ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर ओमेगा की वैल्यू 0 है तो ओमेगा L भी हो जाएगा 0, यानी कि जो इंडक्टर है वो डायरेक्ट करंट के लिए किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, क्योंकि फॉर DC ओमेगा L बिकम्स 0, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ द डायरेक्ट करंट ये 0 होगा, ये जो होगा वो कोई अपोजिशन शो नहीं करेगा, तो खाली आपके पास एक रेजिस्टेंस बचा, राइट। तो अब देखो बच्चे, अब VL क्या होता है, देखो VL करंट IRMS इनटू XL, अब XL की वैल्यू तो 0 हो गई, सो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही नहीं, तो यानी कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो रेजिस्टेंस के थ्रू 160 वोल्ट के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट से था। थैंक यू।